नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात में चुनाव के दौरान अब बीजेपी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार हमलावर हो गए हैं। पीएम मोदी के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर तीखा हमला बोला। नड्डा ने मेधा पाटकर और जेएनयू का बार बार जिक्र करते हुए कहा कि भारत को तोड़ने वाले लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। जेपी नड्डा ने मेधा पाटकर का नाम लेते हुए कहा कि ऐसे तोड़ने वाले साथ चलें तो जरूर जुड़ गया भारत। मैं तो कहता हूं कि अपनी पार्टी जोड़ लो भैया, ये भारत देश जुड़ा हुआ है। गुजरात के पंचमहल जिले के शहरा में एक चुनावी रैली में बोलते हुए नड्डा ने कहा कि अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वालों का साथ राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दूसरे दिन जेएनयू में गए थे। वहां पर नारा लगा था, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भारत को तोड़ने का काम कर रही है। नड्डा ने कहा कि बाटला एनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए या नहीं मारे गए और उनको कोर्ट ने सजा सुनाई। उनके मंत्री कहते हैं कि सोनिया गांधी रात भर सो नहीं पाई क्योंकि आतंकवादी मारे गए। ये जोड़ने चले हैं, भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं या भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी हिंदुत्व और सावरकर के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। संजय राउत ने यह बात एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कही। बताना होगा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा विनायक दामोदर सावरकर के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के अंदर सियासी बवाल खड़ा हो गया था। बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने तो राहुल गांधी पर हमला बोला ही था, उद्धव गुट ने भी राहुल गांधी के बयान से असहमति जताई थी। इसके साथ ही संजय राउत ने एनडीटीवी से कहा कि हिंदुत्व और सावरकर के मुद्दे पर उनकी पार्टी की विचारधारा हमेशा कांग्रेस से अलग ही रहेगी। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन करते वक्त हमने सोनिया गांधी से सावरकर पर चर्चा की थी और तय किया था कि कुछ मुद्दों को नहीं छुएंगे। सांसद ने कहा कि गठबंधन में हमेशा समझौते करने होते हैं और देश की खातिर हम कांग्रेस के साथ बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि हर एक मुद्दे पर हम सहमत नहीं हो सकते, लेकिन हिंदुत्व और सावरकर के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दिए गए बयान के बाद अलग थलग पड़ गए हैं। विपक्षी दल कोश्यारी के इस बयान का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी में कोश्यारी के बयान को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि कोश्यारी को छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी राजनेता से नहीं करनी चाहिए थी, जबकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोश्यारी के बयान को लेकर कहा था कि राज्यपाल के बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि कोश्यारी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, जबकि उनकी ये कहने की मंशा नहीं थी। यानी कि बीजेपी में ही कोश्यारी के बयान पर अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस, शिवसेना का उद्धव गुट और एनसीपी राज्यपाल के इस बयान का लगातार विरोध कर रहे हैं और इन पार्टियों द्वारा राज्यपाल के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने भी भगत सिंह कोश्यारी पर हमला बोला। आदित्य ठाकरे ने कोश्यारी से इस्तीफा देने की मांग की। आदित्य का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के देवता छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है तो फिर उसे राज्य के सबसे बड़े पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तत्काल प्रभाव से राज्यपाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। यूपी में इस वक्त 3 विधानसभा सीटों यानी मैनपुरी, रामपुर, खतौली पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा में मैनपुरी सीट है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा में है। ये सीट खबरों में इसलिए ज्यादा नहीं है कि मैनपुरी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, बल्कि इसलिए और ज्यादा है कि अखिलेश को मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर वोट मांगने पड़ रहे हैं। अखिलेश इस सीट पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव से बहू को जिताने के लिए मदद भी मांगी और चाचा शिवपाल ने कुनबे की रक्षा के लिए बहू की मदद की अपील की है। बाकी 2 उपचुनाव हैं जहां अखिलेश को घर घर वोट मांगने जाना नहीं पड़ रहा है और ना वो जाना चाहते हैं। वो रामपुर और खतौली हैं। खतौली में हालांकि जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल लड़ रही है, लेकिन गठबंधन की वजह से वहां जाना तो बनता था, लेकिन मैनपुरी ने अखिलेश को व्यस्त कर रखा है। रामपुर को उन्होंने एक खास रणनीति के तहत वहां के मुसलमानों और आजम खान के भरोसे छोड़ दिया है। पूर्व मंत्री आजम खान पर हेट स्पीच की वजह से लगी रोक के बाद ये सीट खाली हो गई। जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन की मसाज वाले वीडियो के आने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बीजेपी सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बना रही है। उनको डॉक्टर ने रेगुलर फिजियोथेरेपी बताई है, लेकिन अब बीजेपी ने इस मामले में एक और दावा किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल में मसाज करने वाला शख्स बलात्कार के मामले में अभियुक्त है। मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, जो शख्स सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहा था उसका नाम रिंकू है और वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है।
बल्कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त है और उसके ऊपर पॉक्सो और आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज है। पूनावाला ने पूछा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने रिंकू का बचाव क्यों किया और ऐसा करके फिजियोथेरेपी को बदनाम क्यों किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ को थाईलैंड में बदल कर रख दिया है। जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जहां मसाज वाले वीडियो के कारण विवादों में हैं, तो वहीं उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दायर कर कहा है कि जेल में जैन को बुनियादी भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। अर्जी में कहा गया है कि उनको धर्म के अनुसार खाना नहीं मिल रहा है। 5 महीने में 28 किलो वजन कम हुआ है। उन्होंने तिहाड़ के अधिकारियों को उनकी धार्मिक आस्था के अनुसार खाद्य सामग्री मुहैया कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया। इसके अलावा जेल अधिकारियों को तुरंत मंत्री की चिकित्सा जाँच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। इस अपील पर आज सुनवाई हो सकती है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि 31 मई को गिरफ्तारी के दिन से वो किसी जैन मंदिर नहीं जा पाए हैं और जैन धर्म में गहरी आस्था होने के नाते वो एक धार्मिक उपवास करते हैं और पका हुआ भोजन, दाल, अनाज और दुग्ध उत्पादन नहीं लेते। अर्जी में दावा किया गया है कि वो जैन धर्म का कड़ाई से पालन करते हैं। अर्जी में कहा गया है कि पिछले 12 दिनों से जेल प्रशासन ने जैन को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुनियादी खाद्य सामग्री उपलब्ध करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक उपवास के दौरान खाद्य पदार्थों को रोकना अवैध, मनमाना और उत्पीड़न है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को अपने मालाबार दौरे को जारी रखते हुए पनक्कड़ में यूडीएफ की सहयोगी आईयूएमएल के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही ये भी कहा कि वो किसी से नहीं डरते हैं और किसी को उनसे डरने का कोई कारण नहीं। मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कि केरल में उनके दौरे से किसे डर था, थरूर ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता और किसी को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। थरूर की टिप्पणी इन अटकलों के बीच आई है जब कहा जा रहा है कि केरल कांग्रेस के कुछ नेताओं को थरूर को मिल रहे समर्थन से आशंका होने लगी है। कहा जा रहा है कि पार्टी में थरूर के विरोधियों को लगता है कि अपने कार्यक्रमों के जरिए वो राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए खुद को कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को युवा कांग्रेस द्वारा संघ परिवार और धर्मनिरपेक्षता के लिए चुनौतियां संगोष्ठी पर कथित रूप से अघोषित प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि थरूर समर्थक सांसद एम.के. राघवन समेत अन्य ने कोझिकोड जवाहर यूथ फाउंडेशन के बैनर तले इसी विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया और कथित फरमान को मानने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 71,000 से अधिक युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि पिछले 1 महीने में एनडीए शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसी तरह के अभियान चलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकारों का डबल लाभ है। युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। बता दें, मोदी ने जून में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अगले 1.5 साल में मिशन मोड पर 10 लाख लोगों की भर्ती करने को कहा था। हालांकि विपक्ष मोदी सरकार पर रोजगार और इन 10 लाख नियुक्तियों को लेकर भी हमलावर है। उसका कहना है कि मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, अभी तक 16 करोड़ हो जाने चाहिए थे। बता दें, द हिंदू खबर की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज फोरम ने लिखा है, पीएम मोदी द्वारा 2023 के अंत तक लगभग 10 लाख नौकरियों की घोषणा के बावजूद सेक्शन अफसरों के लगभग 45% पद 2013 के बाद से ही खाली पड़े हैं। असम मेघालय के बहुचर्चित समझौते के चंद महीनों बाद आज मंगलवार 22 नवंबर को दोनों राज्यों की सीमा पर हिंसा हुई, फायरिंग भी हुई, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं। असम के वन रक्षकों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर मेघालय के 5 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। मेघालय के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी, जबकि असम ने चुप्पी साध ली है। असम के सीएम गुजरात विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनकर घूम रहे हैं। मेघालय असम बॉर्डर पर मुरोख गांव से कुछ लोग लकड़ी लेकर लौट रहे थे। ये विवादित क्षेत्र है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लकड़ी ले जा रहे वाहनों को रोकने के लिए असम के गार्डों ने पहले उन पर फायरिंग की। इस घटना में 5 लोग मारे गए। असम के वन सुरक्षा गार्ड के भी मारे जाने की खबर है। इस घटना की सूचना पड़ोस के गांव को मिली। वहां से भारी तादाद में लोग आ गए और उन्होंने जबरदस्त पथराव किया। दोनों तरफ हालात तनावपूर्ण हैं। असम पुलिस ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। भीमा कोरेगांव के अभियुक्त प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाल ही में 18 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में अभियुक्त प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी थी। हालांकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने आदेश पर 1 हफ्ते तक रोक लगा दी थी, ताकि एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके। आनंद तेलतुंबडे को साल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। प्रोफेसर तेलतुंबडे के खिलाफ मुख्य आरोप थे कि वो नक्सलियों से पैसे ले रहे थे और उनकी विचारधारा को फैलाकर उनके लिए नए सिपाही तैयार कर रहे थे।
हालांकि आनंद तेलतुंबडे ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। वहीं अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट से उनको जमानत का आदेश आ गया है तो एनआईए ने इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट एनआईए की अपील पर 25 नवंबर को सुनवाई करेगा। श्रद्धा हत्याकांड मामले के अभियुक्त आफताब पूनावाला की रिमांड को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 5 दिनों की रिमांड दी थी। मंगलवार को एक विशेष सुनवाई के तहत आफताब को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान आरोपी आफताब पूनावाला के वकील ने कोर्ट में कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मेरे द्वारा किया गया वो गुस्से में किया गया था। आफताब ने कोर्ट को बताया वो जांच में पुलिस को पूरा सहयोग कर रहा है। आरोपी ने कहा कि ज्यादा दिन के होने के कारण बहुत कुछ याद नहीं कर पा रहा है। बता दें, दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में कई अहम सबूत मिलने की सूचना दी है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस आफताब के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा, दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है और अदालत जांच की निगरानी नहीं करेगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिन जगहों पर जांच चल रही है वहां मीडिया और जनता की मौजूदगी सबूतों के साथ हस्तक्षेप करने के समान है। बेंच ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा, मामले को ट्रांसफर करने का एक अच्छा कारण बताएं। माता पिता को कोई शिकायत नहीं है और तुम एक अजनबी हो। वहीं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया 80% जांच पूरी हो चुकी है। जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संभाली जा रही है। इंडोनेशिया में सोमवार दोपहर को आए जबरदस्त भूकंप से 162 लोगों की मौत हो गई और 326 लोग घायल हो गए। ये भूकंप इंडोनेशिया के पश्चिमी द्वीप जावा में आया। स्थानीय अफसरों का कहना है कि भूकंप की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई जगहों पर जमीन दरक गई। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र पश्चिम जावा का सियानजुर क्षेत्र था और इसका असर राजधानी जकार्ता तक महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 थी। सियानजुर और जकार्ता में भूकंप के झटकों से लोग घबराकर सड़कों पर आ गए। मकानों के ध्वस्त होने से काफी लोग बेघर हो गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।